हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा टीजीटी नॉन मेडिकल वालों के लिए। इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स के अंडर मूव करेगा और वो फोर्स होगी ग्रेविटेशन की। उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप अगर एक ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और आप एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, किसी एंगल पर आपने वो बॉल थ्रो की, तो उस बॉल को आपने कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है, फिर वो बॉल क्या करेगी, ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर मूव करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचेगी और उसका जो पाथ होगा वो किस तरह का होगा वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, बाकी एक और कंपोनेंट आता है फोर्स का, जो होता है एयर रेजिस्टेंस। कंपोनेंट भी नहीं बोलेंगे, हवा की जो रेजिस्टेंस है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरी तरह से निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल क्या हुआ, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपने किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक फोर्स, कौन सी फोर्स है वो, ग्रेविटेशन की फोर्स के अंडर मूव करेगा। ठीक है, विच इज देन अलाउड टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। ठीक है, एक ही फोर्स लग रही है इसके ऊपर, कौन सी फोर्स है वो, ग्रेविटी की। अब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते समय हमें कुछ की पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि एक तो ये ध्यान में रखा कि जो एयर रेजिस्टेंस है उसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरी तरह से क्या कर दिया है, निग्लेक्ट कर दिया है। यानी कि हवा की जो फोर्स लगेगी उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। दूसरा, प्रोजेक्टाइल जब मूव करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब वो अगर आगे की तरफ जा रहा है तो किस स्पीड के साथ जा रहा है, और कुछ वेलोसिटी होगी उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। प्रोजेक्टाइल जो है सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगा, वो क्या होगा, हाइट कवर करेगा, हाइट के साथ वो नीचे को डिसेंड भी करेगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो रहता है कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे इसको, ये पूरी तरह से कांस्टेंट रहेगा पूरे मोशन के दौरान। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। थोड़ा इसको डायग्राम की हेल्प से हम बाद में अच्छे से समझ लेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, इसी तरह से वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी, चेंज करेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। इससे पहले थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे, जैसे आप क्या करते हैं, बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, एक गन से गोली चलाएंगे, वो भी किसके एग्जांपल में आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। जेवलिन थ्रो होता है, क्रिकेट प्लेयर एक बॉल को हिट करेगा, किसी एंगल पर उस बॉल को भेजेगा, वो भी किसका एग्जाम्पल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। और इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, एक एरोप्लेन है, चलते हुए एरोप्लेन से अगर आप एक बॉम्ब को ड्रॉप कर देते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो उसका मोशन किस तरह का होगा, किस तरह के पाथ में वो जाएगा। अगर किसी गिवन एंगल पर हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है, कितना वो मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, ये सब चीज़ें यहाँ से हमने देखनी है। तो मान लो ये अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये पॉइंट ओरिजिन मान लिया, ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन है। आप ओरिजिन पे खड़े होकर आपने एक गेंद अपने हाथ में पकड़ी है, आप उसको थ्रो करते हैं, आपने उसको इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ थ्रो किया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ आपने कितने एंगल पर थ्रो किया है बॉल को, थीटा एंगल पर थ्रो किया है। अब जब ये बॉल मूव करेगा, सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी ग्रेविटी की, तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, टैट वालों के लिए भी कई बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो मोशन है प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, इस पाथ को क्या बोलते हैं, पाथ को बोल देते हैं प्रोजेक्टाइल के हम ट्रेजेक्ट्री। और इसकी शेप पूछ ली जाती है, ट्रेजेक्ट्री की ये जो शेप है ये कैसी शेप है, पैराबोलिक शेप है। यहाँ से अगर आप देखें
ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है प्रोजेक्टाइल ने, उसको हम बोल देते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो हाइट इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, यहाँ पर इसकी हाइट जो है मैक्सिमम है, तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट। ए से फिर ये वापस पॉइंट बी पे आएगा। जब प्रोजेक्टाइल ओ से ए की तरफ जा रहा है तो इनिशियल पॉइंट ओ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम में कितनी है, यू के बराबर। फिर ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर ए पर आकर इसकी जो वेलोसिटी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब है यहाँ से ऊपर ये और नहीं जाएगा, फिर यहाँ से आएगा नीचे की तरफ को, फिर से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या ध्यान में रखना है, इस वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है। अगर आपने वेक्टर नोटेशन किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इसको यू एक्स बोल देंगे। वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है यू एक्स बोल दिया। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, इसको यू वाई बोल दिया। सिंपल अगर हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू आएगी यू कॉस थीटा के बराबर, और ये जो वाई कंपोनेंट है इसकी वैल्यू आएगी यू साइन थीटा के इक्वल। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी तब चेंज होती है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे। हमने पढ़ा है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की तब प्रोड्यूस होगी अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ को कोई फोर्स नहीं लग रही है इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर, फोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन की लग रही है और वो लगेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल की एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी, जबकि ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा पहले देखेंगे इसका जो वर्टिकल मोशन है उसको देखेंगे। यहाँ से पहले बात करेंगे ओ से ए तक ये पहुंच रहा है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं। ओ से ए तक मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, पार्टिकल का जो मोशन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो कितना है, u cos थीटा के बराबर। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है, जीरो। मान लो मोशन के दौरान पार्टिकल पहुंच रहा है पॉइंट P पर, पॉइंट P तक जब ये पहुंचा तो इसने जो x डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया वो मान लो x के इक्वल, और वर्टिकल जो डिस्टेंस कवर किया उसको मान लो y के ऊपर, y के इक्वल। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो इसका है u cos थीटा के इक्वल। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं इसका सिर्फ मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट जीरो है क्योंकि आगे की तरफ को कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही है पार्टिकल के ऊपर। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, सारे कंपोनेंट्स लेने हैं x कंपोनेंट्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को शो करेंगे। डिस्टेंस पॉइंट P पर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया इसने कितना, x के इक्वल। x कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा। टाइम की वैल्यू मान लो t, यहाँ तक पहुँचने में अगर इसको t सेकेंड्स लग रहे हैं तो टाइम हमने t के इक्वल डाल दिया। एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट जीरो है तो ये पूरा का पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल रही है, इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन से क्या पता लगता है, इस इक्वेशन से पता लगेगा अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं थीटा एंगल पर तो कितने सेकंड्स के बाद वो x डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जैसे मान लो अगर आपने क्या किया है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ 60 डिग्री के एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है, एक बॉल थ्रो किया है, तो t सेकंड्स के बाद आप उसकी पोजीशन बता सकते हैं कि वो कितना आगे पहुंच चुका होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस इक्वेशन की हेल्प से। यहाँ से आप टाइम भी निकाल सकते हैं, टाइम आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। यानी कि आपको दिया होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 2 मीटर कवर कर चुका है और थीटा एंगल पर आपने उसको थ्रो किया था इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, तो आपको बताना पड़ेगा कि वहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो वो इस इक्वेशन से निकल जाएगा।
ठीक है, पॉइंट P पर जो टाइम है वो कितना निकलेगा, x अपॉन यू कॉस थीटा। ये चीज़ यहाँ से ध्यान में रखी। दूसरा हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते किसको हैं, कैपिटल T से इसको डिनोट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे हम जितनी देर तक ये प्रोजेक्टाइल हवा में था उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं कि कितना टाइम इस प्रोजेक्टाइल को लगता है थ्रो करने के बाद ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। इस पूरे के पूरे टाइम को क्या बोल देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में दो तरह का टाइम है। एक जो आपके पास बॉल को O से A तक पहुंचने के लिए लग रहा है, नीचे से ऊपर जाने के लिए टाइम लग रहा है, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। A से B तक नीचे आने के लिए इसको जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जितना ये टाइम इंटरवल होगा एसेंट का, उतना ही टाइम इंटरवल होता है डिसेंट का। तो मान लेते हैं टाइम ऑफ एसेंट इक्वल किसके होगा, टाइम ऑफ डिसेंट के, और दोनों को इक्वल मान लेते हैं हम स्मॉल t के। तो जो टोटल टाइम लगेगा जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है, ये हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट या फिर 2 टाइम्स टाइम ऑफ डिसेंट। आपको यहां से ध्यान में रखनी है इक्वेशन क्या बनेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन आती है प्रोजेक्टाइल मोशन में 2u साइन थीटा अपॉन g। इस इक्वेशन से आपको क्या समझ आ रहा है, सबसे पहले तो ध्यान देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। एक तो डिपेंड कर रहा है ये इनिशियल वेलोसिटी पे, जितनी ज़्यादा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे प्रोजेक्टाइल उतने दूर तक जाएगा, तो उतना ज़्यादा टाइम तक वो हवा में रहेगा। दूसरा साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा की वैल्यू एंगल के बढ़ने के साथ इंक्रीज करती है, तो जितने ज़्यादा एंगल पर आप थ्रो करेंगे उतनी ज़्यादा देर तक वो क्या रहेगा, हवा में रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हम कांस्टेंट मान लेंगे क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जी की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। इस इक्वेशन से एक और चीज़, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपने एक 50 ग्राम के बॉल को थ्रो किया, 50 ग्राम के बॉल को थ्रो कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, दूसरा 100 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो कर रहे हैं, तो दोनों में से ज़्यादा टाइम तक हवा में कौन रहेगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस इक्वेशन में मास कहीं पे आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हैवी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे या लाइट ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, जब तक दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है और दोनों को सेम एंगल पर थ्रो कर रहे हैं, दोनों सेम टाइम तक हवा में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल के। प्रोजेक्टाइल का मास कितना है उसके ऊपर टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड नहीं करेगा। हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट दोनों सेम टाइम पर ग्राउंड पे पहुंचेंगे अगर उनकी इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल है वो क्या है, सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की, कि अगर आप किसी वेलोसिटी के साथ किसी एंगल पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं और आपको दोनों वैल्यूज पता है कितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है, कितने एंगल पर आपने थ्रो किया है, तो वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी मैक्सिमम हाइट। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को बोल देती हूँ R, तो A से R तक का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसकी मैक्सिमम हाइट। H से इसको डिनोट कर देंगे। तो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो इसका रिलेशन आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन आ रही है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u है इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ थ्रो किया है, थीटा है एंगल। तो यहाँ पे भी देखो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और कितने एंगल से आप उसको थ्रो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर ये भी डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हाइट की वैल्यू मैक्सिमम हो, दी हुई वेलोसिटी u के लिए अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम हाइट हो, तो उसके लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 डिग्री के लिए। अगर हम चाहते हैं हाइट मैक्सिमम हो तो थीटा होना चाहिए 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से ये ध्यान में रखना है, मैक्सिमम कितनी हाइट कवर कर सकता है, ये तब कवर करेगा जब आप इसको वर्टिकली ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, तब मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा ये। और वैल्यू कितनी आ रही है, u स्क्वायर अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट को ही हमने क्या बोला, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में O से लेकर B तक जो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी रेंज। रेंज से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। रेंज से किस तरह से रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है ये, जैसे आप देखते हैं स्पोर्ट्स में डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, या क्रिकेट प्लेयर है, वो कितने एंगल पर इस बॉल को हिट करे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, मैक्सिमम जो है दूरी तक वो जाए, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए रेंज किस इक्वेशन से निकलेगी। रेंज का इक्वेशन आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और इसको क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी रेंज को बोल सकते हैं। अब रेंज अगर मैक्सिमम करना चाहते हैं तो यहाँ से देखेंगे गिवन स्पीड के साथ अगर आप थ्रो कर रहे हैं, मान लो स्पीड इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फिक्स कर दिया आपने, ऐसा मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ आप फेंक रहे हैं इसको, जी भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो आर को मैक्सिमम करने के लिए साइन 2 थीटा को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, और वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब थीटा, ये जो साइन का एंगल है कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मैक्सिमम वैल्यू आती है साइन 90 डिग्री पर, जो कि कितनी होती है, +1। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 45 डिग्री। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि कम से कम या किस एंगल पर अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो दी हुई वेलोसिटी के साथ थ्रो करने पर वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेंज इज मैक्सिमम अगर इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। क्वेश्चन बन जाएगा क्रिकेट प्लेयर को कितने एंगल पर जो है बॉल को हिट करना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाए, तो वो एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। एक और रिलेशन यहाँ से बनता है जो रेंज है और हाइट के बीच का। जब हमने बोला रेंज मैक्सिमम कब होती है, रेंज मैक्सिमम तब होगी अगर थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डाल देंगे हाइट के इक्वेशन में, मैक्सिमम रेंज हमारे पास कितनी आ रही है, u स्क्वायर अपॉन 2g, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो गई, मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ रही है u स्क्वायर अपॉन 2g। थीटा जब हम 45 डिग्री इसकी वैल्यू डालेंगे, जो हाइट की इक्वेशन थी हमारे पास उसमें अगर ये डाल देंगे, जो क्या थी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यहाँ पर था u स्क्वायर। हमने कितना पढ़ा, सबसे पहले हमने बात की जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसकी इक्वेशन कितनी आएगी, 2u साइन थीटा अपॉन g। यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, इसका हाफ होगा u साइन थीटा अपॉन g। अगर बात करेंगे जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट का रिलेशन ये कितना आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर बात करेंगे मैक्सिमम रेंज तो इसका इक्वेशन आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब कुछ हम यहाँ से मेन पॉइंट्स देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्विंग में भी हमें जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे, अगर हमारे पास रेंज जो है वो मैक्सिमम है, रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। तो उस केस में मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज के बीच में जो है क्या रिलेशन बनेगा, तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वो आती है 1/4 टाइम्स मैक्सिमम रेंज। आपको वैल्यूज दी होंगी, मैक्सिमम रेंज दी होगी, आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी होगी, या आपके पास हाइट दी होगी, आपको रेंज निकालनी होगी। तो उसके लिए आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होता है, 0।
यहाँ से पूछ लिया जाता है हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना होगा। तो जब प्रोजेक्टाइल O से A की तरफ बढ़ता है हाईएस्ट पॉइंट पर, तो इसका वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हो जाता है 0, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी कितनी, कांस्टेंट वैल्यू। ux किसके बराबर था, u cos थीटा के बराबर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, 0। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का कितना एंगल बनता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा है, तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट पूछा जाता है क्वेश्चन, कितना डिग्री होगा, इसकी वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से 90 डिग्री। या इस तरह से बोल देंगे हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और आपको यहां से क्या ध्यान में रखना है, जब आप एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, जिस वक्त आप थ्रो करेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जहां पर वो ग्राउंड के साथ टकराएगा उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ रीचिंग द ग्राउंड। जितनी स्पीड के साथ आप इसको थ्रो करते हैं, हमने इनिशियल वेलोसिटी u के साथ थ्रो किया था, एग्जैक्टली उसी स्पीड के साथ ये ग्राउंड के साथ टकराता है, वापस पहुंचता है ग्राउंड पे। तो यहाँ से क्या ध्यान में रहेगा कि जो स्पीड होती है इनिशियल वेलोसिटी उसी के साथ ये जा रहा है ऊपर को, और जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तब भी एग्जैक्ट उसी वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड पे टकराएगा। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मैक्सिमम होती है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और उतनी ही वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की एट द पॉइंट ऑफ रीचिंग द ग्राउंड। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मैक्सिमम कहाँ कहाँ होगी, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द पॉइंट ऑफ रीचिंग द ग्राउंड। और दोनों पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है बिल्कुल एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि दो एंगल्स आपको बताने हैं, दोनों एंगल्स पर प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज। यानी कि अगर रेंज मान लेते हैं हम, हमारे पास 50 मीटर आ रही है, तो कितने और कितने एंगल पर हम इसको फेंक सकते हैं कि दोनों केसेस में ये 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करे। तो अगर आप थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, तो एक और वैल्यू आती है एंगल की जिसके साथ थ्रो करने पर रेंज उतनी ही रहेगी जितना पिछले केस में थी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो जो दूसरा एंगल होगा उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से एंगल्स होंगे सेम रेंज के लिए, एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री पर थ्रो करने पर ऐसे अगर हम मान लें कि इसने 50 मीटर्स कवर किया प्रोजेक्टाइल ने, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो जब हम उसी स्पीड के साथ 60 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तब भी रेंज की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी। तो यहाँ से आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपने ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी वालों के लिए जो नॉन मेडिकल में हैं। तो यहाँ से आपने ये की पॉइंट्स अच्छे से ध्यान में रखने हैं।